ये स्टूडेंट कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज गोइंग टू बी आर लेक्चर नंबर 7 एंड दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द JEE नीट 2025 सीरीज। तो आप पीछे वाले लेक्चर जाके जरूर देखिए और फिर इस लेक्चर पे आइए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बट फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एक लाइट है, उस पर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्या उस पर वेव नेचर है, क्या उस पर पार्टिकल नेचर है, क्या उस पर दोनों नेचर है। लास्ट क्लास में हमने समझा कि जो लाइट है वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न को अच्छे से शो करता है। इट मीन्स उसके पास वेव कैरेक्टर या वेव नेचर तो है ही है, पर क्या उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। तो हमने देखा कि जो लाइट है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड लाइन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन करता है। इट मीन्स उसके पास पार्टिकल कैरेक्टर भी यानी पार्टिकल नेचर भी होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे लाइट जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा हम ये भी पढ़ेंगे कि वेव जो नेचर है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कैसे नहीं कर पा रहा है। वेव नेचर जो बेस था वो 19th सेंचुरीज की लॉस पे बेस था, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। फिर उसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा और हम फिर एक्सप्लेन कर पाए इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छे से, एज वेल एज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वेव में पार्टिकल नेचर है और कैसे वेव नेचर हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता बट पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर पाता है। तो सबसे पहले समझते हैं हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक्चुअल में एक्सप्लेन करना क्या है और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या। ब्लैक बॉडी एक बॉडी है जो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है, यानी परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट इमिटर है। जब हमने उसकी बॉडी का इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ, इंटेंसिटी किसकी देख रहा हूँ मैं, जो वेवलेंथ ब्लैक बॉडी छोड़ रही है यानी इमिट कर रही है, उसकी इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ देखता हूँ तो वो कुछ ऐसा सा आता है, राइट। अगर मैं इस ग्राफ को वेव नेचर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वेव नेचर इसको परफेक्टली क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो सिर्फ ग्राफ का राइट हैंड साइड पोर्शन, मतलब इतना पोर्शन ही एक्सप्लेन कर पाता है। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं नीचे वाले कोर्स में इतना, यानी पीक से राइट साइड वाला इस ग्राफ को ही एक्सप्लेन कर पाता है। बट वो इस लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ बचा है आपका, ये वाला और ये वाला जो ग्राफ बचा है आपका, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्या चेंज किया कि ये जो ग्राफ है ये कंप्लीटली, यानी ये वाला जो हिस्सा है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है इस ग्राफ का, एज वेल एज ये वाला हिस्सा जो है इस ग्राफ का, ये एक्सप्लेन हुआ। तो चलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, हॉट ऑब्जेक्ट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ की बात कर रहा है भैया। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बहुत सारी वेवलेंथ को क्या करता है, इमिट करता है अगर वो गर्म होता है तो। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है वो एक बैंड देगा जिसमें अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन होंगी। अगर कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन सबसे ज़्यादा है तो हमें कलर उसी रेडिएशन का दिखेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, यानी जो वो ऑब्जेक्ट है वो उसी कलर का अपीयर होगा। पॉइंट नंबर 2, एट हाई टेम्परेचर एन एप्रिशिएबल प्रपोर्शन ऑफ रेडिएशन is in the visible region of the spectrum. As the temperature is raised, a higher proportion of shorter wavelength is generated. Basically क्या है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो वेवलेंथ इमिट होगी उस ऑब्जेक्ट से वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसको ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कहता था इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इमिटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। यानी जो भी इंटेंसिटी है रेडिएशन की और वो जो हॉट बॉडी से इमिट हो रही है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंटेंसिटी भी आपकी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को। पॉइंट नंबर 2 और 3 को एक साथ समझें तो हम लेते हैं एक आयरन रोड, उसको हीट करता हूँ तो सबसे पहले जो उसका कलर आता है वो आता है डल रेड, राइट। उसको और हीट करता हूँ तो मोर रेड, और हीट करता हूँ तो वाइट हो जाएगा, और हीट करूँगा तो ब्लू हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। तो आप देखोगे जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ ज़्यादा है और जो ब्लू कलर है उसका वेवलेंथ कम होता है। कैसे पता लगाओगे, वेव की ओर से आप पता लगा सकते हो।
तो यानी कि आपकी शॉर्टर वेवलेंथ वाला कलर इमिट होने लगा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ जो है इमिट होने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ है जो क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये ब्लू इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ब्लू कलर की रेडिएशन ज़्यादा इमिट हो रही है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 3 था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप देखेंगे जो ब्लू कलर वाले की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा आएगी और डल रेड वाले की इंटेंसिटी जो है यानी T2 टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा आएगी T1 इंटेंसिटी वाले से। चलिए पॉइंट नंबर 4 और 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 इट सेज दैट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल एंड केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर इमिट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन। अलग अलग मटीरियल का ऑब्जेक्ट अलग अलग टेम्परेचर पे अगर मैं उसे रखता हूँ तो अलग अलग अमाउंट ऑफ रेडिएशन छोड़ेगा। सही बात है भाई। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये ब्लॉक दे रखा है आपको ऐसा सा, ये वाला, राइट। इस पर मैंने कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मारी तो उसमें 3 चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए, या वो एब्जॉर्ब हो जाए, या वो ट्रांसमिट हो जाए। और हो सकता है तीनों एक साथ भी हो जाए, यानी कि कुछ उसका पार्ट जो होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ उसका पार्ट जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ उसका पार्ट जो होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर एज अ रूल ऑफ इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है वो सारी की सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता और सारी की सारी रेडिएशन को इमिट भी नहीं करता, यानी वो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर नहीं है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पॉसिबल है विच इज़ ब्लैक बॉडी। अगर कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आपका परफेक्ट इमिटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं है तो ऐसी कौन सी बॉडी होगी जो आपका परफेक्ट इमिटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर होगी? तो ऐसी बॉडी है आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली is called a black body and the radiation emitted by such body is called black body radiation। इसका एग्जांपल है जी कार्बन ब्लैक, जो कि कंप्लीटली या परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह तो वर्क नहीं करता पर उसके जैसा है, क्लोजली सबसे क्लोज कार्बन ब्लैक ही है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर मुझे कोई ब्लैक बॉडी बनानी हो तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट लूँगा जिसमें एक जो होलो होगा और उसमें एक कैविटी करूँगा और वहाँ से ही रेडिएशन को पास करूँगा। अब ये रेडिएशन अंदर तो जाएगी पर ये अंदर ही क्या करती रहेगी, आपकी रिफ्लेक्ट करती रहेगी। धीरे धीरे ये जो रेडिएशन है ये क्या हो जाएगी, आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो गया आपकी ब्लैक बॉडी और ये परफेक्ट इमिटर भी होता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे ब्लैक बॉडी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ किसी भी बॉडी की बात करूँ तो वो रेडिएशन छोड़ती ही क्यों है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है। मान लो मैंने इस बॉडी को गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद ये गर्म हो गई, राइट, ये बहुत ज़्यादा हॉट हो गई। अब हॉट होगी तो इसका सराउंडिंग जो है वो कोल्ड है और ये क्या करेंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हॉट बॉडी है ये अपनी गर्मी छोड़ने लगेगी, यानी कि अपनी रेडिएशन छोड़ने लगेगी और सराउंडिंग के साथ क्या करने लगेगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी। इसीलिए ये क्या करेगी, अपनी रेडिएशन छोड़ेगा। अब जो ब्लैक बॉडी होती है वो अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करती है जितनी कि वो एब्जॉर्ब करेगी। चलिए देख लेते हैं। इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग इट रेडिएट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया as it's absorbed from its surrounding in any given time. The amount of energy emitted from a black body and its spectral distribution depends only on its temperature. I hope आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आया कि द अमाउंट ऑफ लाइट क्या है आपकी, द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड क्या है आपकी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट वो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। इसको आप दिमाग में रखिएगा और ये जो चीज़ है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ब्लैक बॉडी की। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 9, हमारा जो ब्लैक बॉडी का ग्राफ था वो कुछ ऐसा सा आ रहा था। इसको समझ लेते हैं एक बार, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, यानी कि आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ने लगेगी। रीच इज अ मैक्सिमम, एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसकी एट अ गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग विद फर्दर इंक्रीज ऑफ द वेवलेंथ। फिर वो क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। ऐसे देखिए दूसरे टेम्परेचर पे भी क्या हो रहा है, आपकी इंक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करने लगेगी। आल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मैक्सिमा ऑफ द कर्व, ये होता है, ये जो पीक है इसको कहते हैं मैक्सिमा। ये जो पीक है आपकी ये मैक्सिमा है। मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी कि ये हायर वेवलेंथ है और जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाने लगेगा। आपको जो बॉडी का कलर भी दिखता है वो ये मैक्सिमम वाली पीक पे जो वेवलेंथ है वही दिखता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सेवरल अटेम्प्ट वर मेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। बहुत सारे अटैम्प्ट किए गए कि इस वाले ग्राफ को हम एक्सप्लेन कर पाएँ। तो हमें 19th सेंचुरी की क्लासिकल फिजिक्स के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरा वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करना चाहिए। तो आप मैक्सिमम वाला ही देखिएगा क्योंकि आपको कलर भी उसी का दिखेगा। तो आप क्या देखेंगे भैया कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया
टेम्परेचर बढ़ाया, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, यानी ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये टेम्परेचर आपका क्या है, कम है। ठीक, तो आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका जो वेवलेंथ है वो क्या आ गया, कम हो गया। आपका जो दिखने वाला वेवलेंथ है वो कम हो गया। देखिए कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया नहीं, तो हाँ जी ये वाला तो सही सही बता रहा था। फिर आया कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है कि भाई आपकी देखिए पीक वाली वेवलेंथ को देखिए, आपकी जो टेम्परेचर T1 पे थी इंटेंसिटी कम थी, आपकी जो T2 टेम्परेचर पे इंटेंसिटी क्या है आपकी ज़्यादा आ रही है। तो ये वाली चीज़ भी क्या हो गई आपकी सही सही साबित हो गई। बट पॉइंट क्या है, जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो रही थी वो ये थी कि भैया जैसे जैसे मैं वेवलेंथ बढ़ाता हूँ तो एक सर्टेन टाइम तक आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है और फिर डिक्रीज हो जाती है, एक सर्टेन टाइम तक आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है और डिक्रीज हो जाती है। इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो इसको टेम्परेचर के बेसिस पे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि भाई मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो आपका क्या होगा, जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट हो रहा है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, यानी कि ये T1 टेम्परेचर पे आ जाएगा, राइट। फिर T2 टेम्परेचर पे ये आ जाएगा आपका, राइट। फिर मान लो मैंने और हाई टेम्परेचर कर दिया तो फिर ये आ जाएगा आपका। ऐसे ही बढ़ता रहना चाहिए, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो और आ जाएगा, ऐसे ऐसा ग्राफ आना चाहिए। यानी कि ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा है आपका क्लासिकल फिजिक्स, बट ये जो डिक्रीज कर रहा है उसके बाद उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो क्लासिकल फिजिक्स जब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़े अपने थॉट प्रोसेस में। हम ऐसा कुछ मिस कर रहे थे जो क्या कर रहा था, इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं ऐसे क्या चेंजेस किए हमने कि हम इस ब्लैक बॉडी को, रेडिएशन को, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ आया था इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो हमने क्या चेंज किया, हमने कहा कि जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम क्या हो सकता है एटम हो, मॉलिक्यूल हो, है ना। जो सिस्टम है हमारा कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट, राइट, एंड ऑल पॉसिबल एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। मतलब जो हमारा एटम है वो एनर्जी ले लेगा, एनर्जी जो है एक्सेप्ट कर रहा है वेव से, पर वो डिस्क्रीट अमाउंट में ही एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। और जो एनर्जी आएगी वो सारी की सारी एनर्जी नहीं ले सकता, ऑल पॉसिबल एनर्जीज नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल वो कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी को ले सकता है, एंड ऑल पॉसिबल एनर्जीज आर नॉट पॉसिबल। इसी चीज को बोलते हैं क्वांटम। ओनली सर्टेन वैल्यूज आर पॉसिबल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अभी सिर्फ सिंपल वर्ड्स में चलिए, हम क्वांटम को लाइट से कनेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं। ओनली सर्टेन वैल्यूज आर पॉसिबल, उसी को हमने क्या बोल दिया, क्वांटम। और इसको नया नाम दे दिया इस फिजिक्स को, क्वांटम फिजिक्स, जो कि एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो जैसे ही इस छोटे से चेंज को फॉलो किया गया तो हम जो ऊपर वाला ग्राफ है हमारा, ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ को हम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाए, ये वाला पोर्शन एज वेल एज ये वाला पोर्शन भी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब हमारा पॉइंट आता है कि वाई ऑल पॉसिबल एनर्जीज आर नॉट पॉसिबल, या सारी एनर्जीज वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, राइट। मैक्स प्लैंक ने इस पे बहुत ही अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दिया। उसने कहा जो हमारी वेव है, जो लाइट है, उस पे वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है। ये देखिए जो छोटी छोटी वेव है यही पार्टिकल है आपके, और यही जो जाके होगा आपका एब्जॉर्ब होगा। इस वेव की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के, राइट। इस वेव में जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है आपका, ये पार्टिकल, इसकी जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी फ्रीक्वेंसी के। और जब मैं इस पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूँ तो आपका आ जाएगा एच। एच जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये जो एनर्जी है आपकी एक पार्टिकल की है, और क्योंकि अब एनर्जी जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, तो जो आपका सिस्टम है वो पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, ऐसे, राइट। तो जो भी एनर्जी इस वेव की फ्रीक्वेंसी से आएगी सिर्फ वही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, या उसी के मल्टीपल में एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल एब्जॉर्ब हुआ तो 1h न्यू एब्जॉर्ब होगी, दो पार्टिकल एब्जॉर्ब होंगे तो 2h न्यू, 3 पार्टिकल होंगे तो 3h न्यू, 4 पार्टिकल होंगे तो 4h न्यू। बट क्या 1.5h न्यू एब्जॉर्ब हो सकता है? नहीं। इसी चीज को वो बोलना चाह रहा है, ओनली सर्टेन वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ एनर्जी एंड ओनली दोज एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड ऑल पॉसिबल एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। आई होप आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। यानी कि सारी की सारी एनर्जी वो नहीं ले सकता, वो सिर्फ मल्टीपल लेगा एच न्यू के, क्योंकि अगर सिस्टम को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है तो वो पूरा पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा, आधा पार्टिकल नहीं ले सकता। आई होप आप सभी को क्लियर होगा।
तो चलिए इस थ्योरी को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इस थ्योरी को मैक्स प्लैंक ने जो का नाम दिया वो दिया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड एज क्वांटम ऑफ लाइट। जो भी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एनर्जी की एब्जॉर्ब होगी उसको क्या नाम दिया, क्वांटम नाम दिया, अगर वो लाइट के बारे में बात कर रहा है तो। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो सबसे छोटी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी क्या है, क्वांटम है। उसने और क्या बात बताई, उसने कहा अकॉर्डिंग टू द प्लैंक द लाइट एनर्जी कमिंग आउट ऑफ एनर्जी सोर्स इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट एनर्जी वैल्यू कॉल्ड क्वांटम ऑफ लाइट। जो सबसे छोटी वैल्यू है क्वांटम। तो उसने कहा कि जो कोई भी सिस्टम अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और वो एनर्जी किसी सोर्स से आ रही है तो वो जो सोर्स है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम के ही एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, और दूसरा बंदा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम के ही क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर इस क्वांटम ऑफ लाइट यानी इस क्वांटम को जो कि एनर्जी है, इस क्वांटम को अगर मैं ई नोट से रिप्रेजेंट करूं तो जो आपकी एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब होगी वो होगी एन ई नोट, और जो एन होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे किसके, एनर्जी के। इनको पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, पैकेट्स या बंडल ऑफ एनर्जी, कि कितने बंडल वो एब्जॉर्ब कर रहा है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अगर मैं लाइट की बात कर रहा हूँ तो क्वांटम ऑफ लाइट को मैं फोटोन बोलूँगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अदरवाइज मैं क्वांटम ही यूज़ करूँगा एनर्जी के लिए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी को। तो एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्या आ जाएगा, एच न्यू आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी क्वांटम ऑफ लाइट, राइट। और अगर एन बंडल वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो आ जाएगा एन एच न्यू के बराबर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब हमें पता है जो सी होता है वो क्या होता है, लैम्डा इंटू म्यू होता है। तो यहाँ से अगर न्यू की वैल्यू निकालो तो सी लैम्डा आ जाएगा, और इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो ई क्या आ जाएगा, एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे अगर मैं एच की वैल्यू रखूँ, सी की वैल्यू रखूँ, और लैम्डा मैं ले लूँ एंगस्ट्रॉम में, जनरली एंगस्ट्रॉम में होता है, अगर लैम्डा मैं एंगस्ट्रॉम में ले लूँ तो ई का ऑर्डर मिल जाएगा, यानी किस ऑर्डर में जनरली एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट होगी। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई नोट क्या आ जाएगा, 10⁻⁻16। क्यों, क्योंकि एच की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इसमें जनरली आप क्या करते हो, एक मेटल लेते हो, उस पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मारते हो, यानी इंसिडेंट लाइट मारते हो, और आप देखते हो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनको कहूँगा इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो उनकी वजह से करंट जनरेट होगा उसको कहूँगा फोटो करंट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। व्हेन रेडिएशन विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज म्यू नॉट स्ट्राइक द मेटल surface, the electrons are ejected from the surface of the metal, right? This phenomena is called photoelectric effect. The electrons emitted are called photoelectrons. I hope आप सभी को क्लियर होगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं, एक टशल चल रहा था कि भाई वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होगा या क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होगा। तो अगर मैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उस टाइम पे जो प्रेजेंट थ्योरी चल रही थी वो थी मैक्सवेल थ्योरी, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन शुड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दैट इज इफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बीइंग इजेक्टेड देन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी दे कैन बी इजेक्टेड। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। बेसिकली क्या थी, जो लाइट है एज अ वेव है, और वेव कैसी है आपकी, कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस पार्टिकल्स की फॉर्म में नहीं है। तो एनर्जी भी कॉन्टिन्यूअसली ऐड होगी, यानी कि जैसे जैसे वेव आती जाएगी आपकी पार्टिकल की, जिस पे आप वेव मार रहे हो या जिस पे आप लाइट मार रहे हो, उसकी एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एनर्जी कैसा है, कॉन्टिन्यूअसली एब्जॉर्ब हो रही है। तो धीरे धीरे एनर्जी क्या करती रहेगी, इस केस में बढ़ती जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले इजेक्ट नहीं हो रहा था वो थोड़े टाइम बाद इजेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि मैं अगर लाइट मारूंगा मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा। वेदर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, राइट। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इजेक्ट हो जाएगा, इंटेंसिटी कम होगी तो इजेक्ट नहीं होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, वो भी डिपेंड करेगी द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर एट लो इंटेंसिटीज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा या नहीं होगा,
होगा पर थोड़े टाइम बाद होगा, क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे क्या होती रहेगी, ऐड होती रहेगी, और एक समय आएगा जब उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। ये था अगर मैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाहूँ लाइट एज अ वेव से, यानी कि वेव थ्योरी से। पर क्या ऐसा जो हमने अभी समझा, क्या ऐसा ऑब्जर्व किया हमने या नहीं किया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और अगर इससे डिफरेंट ऑब्जर्व किया तो उसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। ऐसा सा कुछ सेटअप है आपका, एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर आपने एक मेटल सरफेस, मेटल को लगा रखा है, राइट। मेटल जो इसमें यूज़ होता है वो होता है सीजियम या फिर पोटाशियम, और या फिर वो जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो, लो हो। आपने उस पर लाइट मारी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। इस साइड आपने एक डिटेक्टर लगा रखा है, डिटेक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है और आपके मेटल सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है। ये आपने बैटरी के कनेक्शन से बनाया है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा तो डिटेक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मेटल सरफेस अटैच्ड है इसलिए उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा और जैसे ही इधर जाएगा तो यहाँ पे एमीटर पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो हमें समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होके आ गया है डिटेक्टर तक। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसमें हमने वैक्यूम चैम्बर ले रखा था। अब हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिली, सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस, राइट। दैट इज देयर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं है, टाइम नहीं लेगा इजेक्शन में बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जैसे ही आपका जाके लाइट स्ट्राइक करेगी सरफेस पे वैसे ही आपका इजेक्शन हो जाएगा, कोई भी टाइम लैग नहीं है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। Observation number 2. The number of electrons ejected is proportional to the intensity or brightness of light. So, number of electron is directly proportional to the intensity. दूसरी observation हमें ही मिली। Third observation की तरफ चलते हैं। For each metal there is characteristic minimum frequency, nu naught, also known as threshold frequency, below which the photoelectric effect is not observed. At a frequency nu is greater than nu naught, the ejected electron come out with certain kinetic energy. The kinetic energies of these electron increase with the increase in the frequency of the light. I hope आप सभी को क्लियर होगा। तो इसने कहा कि भैया आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, न्यू नोट, जिसको हमने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा, उससे ऊपर अगर कोई फ्रीक्वेंसी लेता हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो मुझे शो होगा। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी यूज्ड। अगर आप न्यू नोट से ऊपर लेते हो तो जो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो हमने क्या देखा, पॉइंट नंबर 1 देखा भैया, फोटो इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा जैसे ही लाइट उस पर स्ट्राइक होगी। आपका पॉइंट नंबर 3 था क्लासिकल में कि वो थोड़ा टाइम लेगा, अगर इंटेंसिटी कम भी हुई तो थोड़े टाइम बाद हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 तो आपका गलत साबित हो गया क्लासिकल के हिसाब से, यानी वेव नेचर जो बोल रहा था उससे डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मुझे दिखाई दे रही थी, तो गलत नहीं बोलूंगा, ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आई। पॉइंट नंबर 1 नॉट मैच्ड। पॉइंट नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्वेशन में आया। पर हमने क्या पढ़ा था भाई क्लासिकल में, क्लासिकल के हिसाब से होना क्या चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, यानी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी नॉट मैच्ड। सो इट मीन्स आपकी वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर होगी। सो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी, these findings were contradictory to the Maxwell theory. The number of ejected electron and kinetic energy associated with them should depend on the intensity of the light, right? But it has been observed that though the number of ejected electron does depend on the brightness of light, यानी कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो तो आपकी इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं, the kinetic energy of the ejected electron does not. और इसी को जस्टिफाई करने के लिए मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी विच इज क्वांटम थ्योरी। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कैसे किया गया यूजिंग द क्वांटम थ्योरी। सो नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। ये आपका मेटल है, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी टिका हुआ है, रुका हुआ है। वो क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे इसको रोके हुए है, राइट।
अब अगर कोई लाइट इस पे फॉल करे जिसकी एनर्जी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो लाइट है वो कैसी है, वेव है, राइट, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी वो ऐसी है। बट मैक्स प्लैंक ने कहा कि इसके पास एक पार्टिकल नेचर भी है, यानी कि जो आपकी वेव है वो कुछ इस तरीके की मान लीजिए अभी के लिए, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कुछ इस तरीके की मान लीजिए। और ये जो गोल गोल बनाए हैं ये है बंडल्स, पैकेट्स किसके, एनर्जी के। और जब भी आपकी ये वेव किसी पार्टिकल पे जाके टकराएगी तो अपना एक पूरा पैकेट उसको दे देगी, और इस पैकेट की जो एनर्जी है वो क्या होती है, एच न्यू। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। यानी कि ये बंडल ही डिसाइड करेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा। और जो एनर्जी है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी एड अप नहीं हो रही। पहले क्या थी, कॉन्टिन्यूअस थी, तो आपकी एनर्जी जो है वो एड अप होती जा रही थी और थोड़े टाइम बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता था। बट यहाँ पे क्या है, सेम एनर्जी का पार्टिकल बार बार जाके उस पर स्ट्राइक कर रहा है, पर वो जो एनर्जी है वो एड ऑन नहीं हो रही उस पार्टिकल के अंदर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि भैया ये पार्टिकल की एनर्जी अगर जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नोड यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तभी आपका पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होगा मेटल सरफेस से, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बंडल है उस पार्टिकल पे जाके स्ट्राइक करेगा, सारी की सारी एनर्जी उस पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, और अगर इसकी एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या तो मैच कर जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अदरवाइज किसी और सिचुएशन में यानी कम वाले सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, चाहे आप ऐसे कितने ही पार्टिकल उसके ऊपर मार लो। तो मैक्स प्लैंक कहता है कि मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमारे को एनर्जी चाहिए वो चाहिए हमें एच न्यू नोड, या फिर कहूँ उसको वर्क फंक्शन। अगर हमारी जो एनर्जी है इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है उसके पार्टिकल की जो एनर्जी है वो एनर्जी इससे ज़्यादा हो जाएगी तो पार्टिकल इजेक्ट हो जाएगा, अगर इसके बराबर हो जाएगी तो भी पार्टिकल इजेक्ट हो जाएगा, पर अगर इससे कम हुई तो पार्टिकल इजेक्ट नहीं होगा। और क्योंकि ये जो एनर्जी है सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी या तो न्यू नोड होनी चाहिए या फिर न्यू नोड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं जी। व्हेन लाइट ऑफ द सम पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी falls on the surface of metal, the photons gives its entire energy to the electron of the metal atom. The electron will be ejected from the metal only if energy of the photon is sufficient to overcome the force of attraction of the electron by the nucleus. यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, अगर हमने जो एनर्जी मारी वो उसको ओवरकम कर जाएगी तो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। सो फोटो इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज़ अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि उस जो भी हम फोटोन मार रहे हैं उसकी जो एनर्जी है अगर आपकी उसके पास सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जितनी उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अदरवाइज आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और उस फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर न्यू नोड। द थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, दैट इज एच न्यू नोड, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर होंगी। अब ऑब्जर्वेशन में ये भी आया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो मैक्स प्लैंक ने कहा भैया कि जो भी आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए उतनी तो उसमें लग जाएगी, और अगर उससे एक्स्ट्रा एनर्जी पड़ी है तो वो सारी की सारी किसमें लगेगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में लगेगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो जितनी ज़्यादा आप एनर्जी का बंडल मारोगे उतनी ही स्पीड से आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, बशर्ते आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा एनर्जी हो। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द एक्सेस एनर्जी इज इंपार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी, हेंस द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये जो आपने बंडल मारा पैकेट का एनर्जी का, और जितनी आपको वर्क फंक्शन चाहिए प्लस में, यानी कि इतनी एनर्जी लेने के बाद तो निकल तो गया, अगर उससे एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सारी की सारी किसमें सप्लाई हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी में। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो हाफ एम ई वी स्क्वायर। तो ये वाला पॉइंट भी आपका पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब एक पॉइंट था कि आप ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो अगर न्यू से जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उससे ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी मार रहे हो, राइट, इंसिडेंट लाइट की, तो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होने वाले होंगे वो आपके बढ़ जाएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसने कहा भैया कि अगर आपकी इंटेंसिटी लो होती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन द वेव क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे, राइट, इसमें आपके पार्टिकल जो है वो कम है। पर अगर इंटेंसिटी हाई है तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल यानी ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ पार्टिकल भी बढ़ जाएंगे, और एक पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो जब पार्टिकल बढ़ गए तो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट जो होने वाले होंगे वो भी क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आपके जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है वो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो इफ
when mu is greater than mu naught, then on increasing the intensity the number of quanta incident increases, thereby increasing the number of photoelectron ejected. I hope आप सभी को क्लियर होगा। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को अगर मैं प्लॉट करूं तो मैं देखता हूं कि न्यू नोड तक तो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ ही नहीं था। पर अगर मैं उसके आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह शो होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज करेगी लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी, बशर्ते आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट हो वो ग्रेटर देन हो न्यू नोड यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि उससे नीचे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो सब इन सब बातों का कंक्लूजन क्या रहा? कंक्लूजन ये रहा भाई कि अब सब डायलेमा में आ गए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन कर रही है, इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन कर रही है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन कर पा रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर पा रही है, पर दो अलग अलग नेचर से। कुछ हो रहे हैं वेव नेचर से, कुछ हो रहे हैं पार्टिकल नेचर से। तो साइंटिस्ट अब डिलेमा में आ गए कि भाई हम किसको चूज करें, पार्टिकल नेचर को चूज करें या वेव नेचर को चूज करें। तो उन्होंने कहा भाई कि वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास दोनों तरह के नेचर पड़े हुए हैं। कौन से भाई? एक वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। उन्होंने दोनों चीज ही मान ली। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो उन्होंने कहा लाइट हैज बोथ द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर बताता है डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस को, और पार्टिकल नेचर बताता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। दस लाइट हैज डुअल नेचर, और इसका फायदा उठाएगा हमारा बोर्ड जो अपना मॉडल थोड़े टाइम बाद देने वाला है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा। तो स्टूडेंट हमारे कुछ चैनल जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा, शब बखैर, बाय बाय।